नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने वैदिक सभ्यता को शुरू किया था। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने आपको ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की सामान्य जानकारी आपको दे दिया था। वहां से जो जो सवाल पूछे जाते हैं लगभग अब आपसे बन ही जाएगा। किसी भी सेट को उठा करके देखिएगा, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मान लीजिए कुछ सवाल ऐसा हो सकता है जो छूट जाए तो वह किसी से भी छूट सकता है। तो मैं आपको अब आज उत्तर वैदिक काल की ओर लेकर के चलता हूँ। हमने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक काल का समय जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल था, जबकि आज हम उत्तर वैदिक काल को देख रहे हैं तो उत्तर वैदिक काल का समय जो है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल है। 600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। हमने ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया का क्षेत्र था। उसके बाद हमने अविनाश चंद्र के बारे में बताया। अविनाश चंद्र ने आर्यों का मूल निवास स्थान सप्तसेंधव क्षेत्र बताया। उसके बाद अगर हम गंगानाथ झा की बात करें तो उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य देश को बताया। उसके बाद अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव प्रदेश बताया। उसके बाद अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र को बताया है। इस प्रकार का चर्चा हमने आपके साथ पहले किया था। उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल, तो इसमें क्या परिवर्तन आया है उसके बारे में हम देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थल अब गंगा यमुना नदी घाटी क्षेत्रों में हो गया। दोस्तों पुनः सुनेंगे कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मूल निवास स्थल अब गंगा यमुना नदी घाटी क्षेत्र में हो गया। अब लोहा का प्रयोग शुरू हो गया। आप याद करेंगे जब हम ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे थे उस समय हमने आपको बताया था कि लोहा का प्रयोग वहां तक नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि लोहा का सर्वप्रथम प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में गांधार के क्षेत्रों में सर्वप्रथम हुआ था। उसके बाद मैं आपको बात करूं कि जैसे ही लोहा का प्रयोग शुरू हो गया, कृषि एवं पशुपालन योग्य भूमि का विस्तार होने लगा। निश्चित रूप से लोहा से विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाने लगे होंगे, जिससे कृषि कार्य करने में सुविधा होने लगी होगी। जैसे ही कृषि एवं पशुपालन योग्य भूमि बढ़ा, वैसे ही कृषि में उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया। तो हम यह देखते हैं कि लोहा का प्रयोग शुरू होते ही कृषि और पशुपालन पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे लोगों का जीवन आसान हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजनीतिक परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल में राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक संस्था के बारे में बताया था। वहां हमने आपको विदत, सभा एवं समिति के बारे में बताया था। हमने विदत के बारे में आपको बताया कि यह सबसे प्राचीनतम संस्था थी। यह उस समय की सबसे प्राचीन संस्था थी। जबकि सभा के बारे में हमने आपको बताया कि सभा ऋग वैदिक काल का विशिष्ट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति आम जनों की संस्था थी जो राजा का चुनाव करता था, और इसी समिति का जो अध्यक्ष कहलाता था वह ईशान कहलाता था। ऐसा हमने आपको पूर्व वैदिक काल में बताया। अब यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन होता है, उसको हम देखते हैं। तो क्या राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उसको देख लीजिए। इस समय जनपद एवं महाजनपद जैसी राजनीतिक इकाइयों का गठन हो गया। सभा एवं समिति का महत्व कम हो गया। दोस्तों, यहाँ सभा एवं समिति का महत्व कम हो गया। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन
अब क्या हो गया कि राजा का पद जो हो गया वंशानुगत हो गया, यानी कि वह क्वालिटी राजा में नहीं रहा था, अब राजा का बच्चा राजा बनेगा, इस प्रकार की बातें होने लगी। यानी कि अब राजा का पद जो है वह वंशानुगत हो गया और राजा निरंकुश हो गया था। जबकि अभी भी पूर्व के भांति राजा का प्रमुख अधिकारी पुरोहित ही होता था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी कि ऋग वैदिक काल में भी राजा का प्रमुख व्यक्ति जो होता था, अधिकारी जो होता था, पुरोहित ही होता था, अब भी पुरोहित ही है। उसके बाद हम बात करें तो राजा की सहायता के लिए कई अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसमें से एक अधिकारी भागदूत था जो कर वसूलने का काम करता था। दोस्तों, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भागदूत क्या था? भागदूत था कर संग्राहक, यह कर संग्रह करने का काम करता था। याद रखेंगे इसको, भागदूत के बारे में कि भागदूत था क्या था, तो कर संग्राहक था, यह कर वसूलने का काम करता था। उसके बाद मैं आपको बताऊं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्न का उल्लेख किया गया है। इसमें तक्षा का चर्चा किया गया है। तक्षा को हम बढ़ी कहते हैं। वर्तमान समय में बढ़ी जो है उस समय रत्न के अंतर्गत आते थे, 12 रत्न के अंतर्गत आते थे और वह तक्षा कहलाता था। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ सामाजिक परिवर्तन भी देखते हैं। आइए देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में क्या हुआ। अब थोड़ा सा आप ऋग वैदिक काल में चले जाइए, थोड़ा सा मैं आपको ऋग वैदिक काल में लेकर के चलूं। मैं आपको वहां बताया था कि ऋग वैदिक काल में वर्ण का आधार कर्म था, वर्ण का आधार कर्म था, यानी जाति का आधार कर्म था। लेकिन अब यह जन्म के आधार पर होने लगा, यानी वर्ण व्यवस्था का निर्धारण अब जन्म के आधार पर होने लगा है। यह किसका देन है? तो उत्तर वैदिक काल का देन है। एक बार पुनः मैं आपको बताऊं कि ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर हो गया। अब यहाँ सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हमने वर्ण के बारे में देखा कि अब वर्ण जन्म के आधार पर हो गया। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। हमने आपको ऋग वैदिक काल के अंतर्गत बताया था कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब नहीं थी, बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ नहीं थी। भले ही दहेज प्रथा उस समय था, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं था, बहु विवाह प्रथा नहीं था। इस प्रकार की कुरीतियाँ ऋग वैदिक काल में नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। इसी समय गोत्र प्रणाली उभर कर सामने आया तथा आश्रम व्यवस्था का प्रचलन भी शुरू हो गया। मैं आपको बताऊं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट उत्तर वैदिक काल से देखा जाने लगा। इस समय गोत्र प्रणाली उभर कर सामने आया तथा आश्रम व्यवस्था का प्रचलन शुरू हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, कभी कभी सवाल में आश्रम व्यवस्था को सीरीज वाइज एक के बाद एक सजाने के लिए कहता है, इसलिए आप इसी क्रम में इसे याद रखेंगे कि सबसे पहला है गृहस्थ आश्रम, दूसरा है ब्रह्मचर्य आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। इस समय संन्यास आश्रम की विचारधारा मजबूत नहीं हुई थी। इस समय लोगों का प्रमुख भोजन ब्रीही अर्थात चावल हो गया था। एक बार पुनः सुने, उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य भोजन जो हो गया था वह चावल हो गया था, जिसे ब्रीही के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा धार्मिक परिवर्तन देखते हैं। इस समय धार्मिक परिवर्तन भी हुआ। क्या धार्मिक परिवर्तन हुआ उसे हम देखते हैं। इस समय आर्यों का प्रमुख देवता प्रजापति हो गया था। किस समय? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख देवता प्रजापति हो गया था। अगर मैं आपको ऋग वैदिक काल में ले चलूं तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि आर्यों का मुख्य देवता इंद्र था, आर्यों का मुख्य देवता इंद्र था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के आर्यों का प्रमुख देवता कौन हो गया? तो प्रजापति हो गया। अब यज्ञ के दौरान पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। यहीं से पशु बलि का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, ऋग वैदिक काल में पशु बलि का प्रमाण नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया अब यहाँ पर पशु बलि की बात देखे जाने लगी है। पशु बलि का प्रमाण मिलना शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं कि शुरू में जब मैं आपको ऋग वैदिक काल पढ़ा रहा था उस समय हमने कहा था कि होम के समय, यज्ञ के समय
फसल जो होता है, यव जो होता था, उसी की आहुति दी जाती थी। अब जाकर के पशुओं की आहुति दी जाने लगी थी, जिसका हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस समय आर्यों का प्रमुख देवता प्रजापति हो गया था। अब यज्ञ के दौरान पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी, जिससे समाज में तनाव बढ़ा। कई बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन भी होने लगा था। जिस दिन से, यानी कि जिस समय से पशु बलि दी जाने लगी, उससे समाज में विद्वेष बढ़ा, तनाव बढ़ा। कई बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन भी होने लगा था, जैसे राजसूय यज्ञ। अगर मैं बात करूं तो राजसूय यज्ञ राज्यारोहण के समय किया जाता था। राजसूय यज्ञ राज्यारोहण के समय किया जाता था, जबकि अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार हेतु किया जाता था। जैसा कि आप सुने होंगे कि बड़े बड़े राजा अपने घोड़े को छोड़ दिया करते थे। घोड़ा जिस राज से होकर के गुजरते चला जाता था, वह राज उस राजा के अधीन होता था। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर चर्चा है अश्वमेध यज्ञ, जो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, जबकि वाजपेयी यज्ञ रथों का दौड़ से संबंधित है। अगर मैं वाजपेयी यज्ञ की बात करूं तो यह रथों के दौड़ से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्शन एवं उसके कुछ प्रवर्तक का नाम हमने अंकित किया है। चूंकि यह काफी महत्वपूर्ण है, सवाल यहाँ से देखे जाते हैं, थोड़ा सा देख लें, इस पर थोड़ा हम लोग समय दे करके चलते हैं। तो सबसे पहले एक पार्ट में हम दर्शन को रखते हैं, दूसरे पार्ट में प्रवर्तक को रखते हैं। तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि थे, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बादरायन थे, एवं वैशेषिक का कनाद या उलूक ऋषि थे। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये अच्छा जो है सो महत्वपूर्ण है। एक इसमें हमने छोड़ दिया था चरवाक दर्शन के बारे में। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक चरवाक ही थे, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। वो आपको आसानी से याद रहेगा, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बराबर पूछे जाते हैं, जिसे आप ध्यान में रखेंगे। एक बार पुनः योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायन एवं वैशेषिक का कनादिया उलूक ऋषि थे। आइए हम देखते हैं कि कुछ और प्रमाण। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग गंधार में हुआ, यह कृष्ण अयस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अग्निष्ठ होम यज्ञ में भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दिया जाता था, तथा जो बलि देते थे वह सोमरस का पान करते थे। सोमरस का मतलब हो गया, मेरे ख्याल से अगर मैं समझूं तो कुछ ऐसा पेय पदार्थ होगा जो पीने के बाद लोगों को अच्छा बुरा का ध्यान नहीं रहता होगा, तो यह सोमरस का पान किया करते थे। यानी बलि देने वाला से मतलब होता है जो पशुओं को काटता है, वह शायद सोमरस को पी करके पशुओं का बलि देता होगा। उसके बाद समाज में जो कर्म कांड उभरा, इसके कारण कई धार्मिक सुधारकों का उदय हुआ, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर आदि। यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद समाज में काफ़ी विद्वेष की भावना फैल गई। उस विद्वेष को समाप्त करने के लिए अब धार्मिक सुधारकों का उदय धरती पर हुआ, जैसे उनमें से गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, ऋग वैदिक काल के अंतर्गत हमने अविनाश चंद्र के बारे में बताना भूल गया था कि अविनाश चंद्र ने कहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र था, जो हमने शुरू में बता ही दिया है आपको। तो आप यहाँ पर इससे ध्यान रखेंगे। मेरे द्वारा जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी सेट से बनाएं, कोई भी सेट हो, किसी भी प्रकाशन का सेट हो, उस सेट से बनाएं। मेरे ख्याल से आपका वैदिक काल से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, और बेहतर वीडियो किस विषय पर बनाना चाहिए, जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से हम फिर पुनः काम करेंगे। तो आशा करते हैं उत्तर वैदिक काल को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो हमारा पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल GS सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।